हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का पार्ट 1 कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जो कुछ भी टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका हम ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। आज के टॉपिक्स होंगे व्हाट इज एन एटम, एटॉमिक मास, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, molecules of elements, atomicity of elements, molecules of compounds, what is an ions, valency, laws of chemical combinations। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है हमारी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी उनकी स्टडी में हेल्प मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है एटम। सिंपली वी कैन से एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये बोल सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लाइक जब हम कोई अपनी घर की एक दीवार बनाते हैं तो उसमें जो यूज होने वाला एक ब्रिक्स है वो हमारा एक एटम है। उस हमारे दीवार को अगर हम मैटर कंसीडर कर लें, और अगर उस पूरे वॉल के रिस्पेक्ट में देखें तो एक ईंट की जो साइज होती है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। सेम उसी पैटर्न पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारा एक एटम होता है उसकी एटॉमिक रेडियाई जो मेजर की जाती है वो नैनोमीटर में जाती है। नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर। आप ये बात बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में अगर इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो होल वैल्यू हमारी कितनी छोटी होगी, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम है उसकी साइज जो है बहुत ही छोटी है अगर हम कंपेयर करते हैं किसी मैटर से। अगर एटम की इतनी ज्यादा साइज छोटी है तो क्या उसका कोई यूज नहीं होता होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारे एटम के साइज जो हैं इतने छोटे होने के बावजूद भी वो हमारे किसी भी चीज में पूरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। एटम इज स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आल्सो। एटम जो होता है वो एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम स्मॉलेस्ट एंटिटी बोल दे रहे हैं। और एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक एटम हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने सबसे पहले एटम के सिंबल के बारे में बहुत ही साइंटिफिक सेंस में बताया था। लेकिन आज के दिनों में आईयूपीएसी एक इंस्टीट्यूट है, वो हमारे एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव करती है। आईयूपीएसी जो है इंस्टीट्यूट, उसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल को मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर सिंबल आपको लर्न होने चाहिए। ये फर्दर आपके आगे क्लासेस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और इनके सिंबल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम का HE है, फिर Li है, BE है, B है, C है, N है, O है, F है। तो आप देख पा रहे होंगे किसी भी एलिमेंट का अगर हम सिंबल लिखते हैं जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट का सिंबल 2 अल्फाबेट से मिलकर बना होता है तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है, उसके बाद का जो हमारा अल्फाबेट होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। अगर आप लिथियम की बात करते हैं तो Li उसका सिंबल है, L आपका कैपिटल में है, I आपका स्मॉल लेटर में। अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो BE से रिप्रेजेंट करेंगे हम बेरिलियम को, और जो B होगा वो कैपिटल में होगा, E आपका स्मॉल लेटर में होगा। और ये सारे सिंगल अल्फाबेट वाले हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में होगा, लाइक BCNOF। अब बात कर लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। इट रिफर्स एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटॉमिक मास होता है वो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम मास नंबर से भी जानते हैं, मतलब इसका एब्रिविएशन जो है वो एटॉमिक मास का मास नंबर भी होता है।
One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon-12। अब कार्बन-12 क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, उससे पहले आप ये समझिए एक एटॉमिक मास यूनिट का मास जो होता है वो एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन-12। अभी तक आपने सिर्फ कार्बन देखा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन-12 मेंशन किया गया है। तो एक टर्म आता है आइसोटोप। आइसोटोप्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स के होते हैं जिनका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है और उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स बोल सकते हैं। जैसे अगर आप कार्बन का एटॉमिक नंबर देखते हैं 6 होता है, रिप्रेजेंट सी से करते हैं, और कार्बन 12 की बात करते हैं तो एटॉमिक मास उसका 12 है। अगर हम सेकंड देखें इसका आइसोटोप C6H13, ये कार्बन 13 हुआ, और इसी प्रकार से C6 और कार्बन 14। तो आप देख रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर जो है आपका सेम है, एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को आइसोटोप्स बोल देंगे। ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इस कार्बन एटम के न्यूक्लियस में। एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए पहले जो यूनिट काम करती थी वो होती थी AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और एक यू भी इसका यूनिट होता है जिसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। एक EMU की जो वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है। ये वैल्यू कितनी छोटी है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास को मेंशन मैंने कर दिया है। इस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 U है, दैट इज 1 यूनिफाइड मास। कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हुआ, ऑक्सीजन का 16 हुआ, सोडियम का 23 हुआ, मैग्नीशियम का 24 हुआ, सल्फर का 32 हुआ, क्लोरीन का 35.5 हुआ और कैल्शियम का 40 हुआ। अगर हम आगे फर्दर मूव करते हैं तो बात करते हैं कि जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया था कि एटम की एक थियरी पेश की थी जिनको बोलते हैं एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन। इस थियरी के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो, एक मिक्सचर हो, वो सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। ऐसा मानना था डाल्टन साहब का, और उन्होंने अपने इस थियरी में कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। हमने पहले भी एटम के बारे में पढ़ा कि जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं, और जो हमारे एटम्स होते हैं वो इतना छोटा होने के बावजूद भी हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट इनका कहता है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो हम उनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे और उनका मास जो होगा वो सिमिलर होगा, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सिमिलर होंगी जिस भी एलिमेंट के वो एटम्स हैं। फोर्थ पोस्टुलेट कह रहा है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनकी जो मासेस होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होगी। फिफ्थ इज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। जो एटम होते हैं उनका रेशियो एक स्मॉल होल नंबर के साथ होता है और ऐसे ढेर सारे एटम जो हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सिक्स पोस्टुलेट कह रहा है कि द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड दिया गया है उनमें जो एटम होंगे, कितने प्रकार के एटम्स होंगे और उनका रिलेटिव नंबर कितना होगा वो हमारा कांस्टेंट होता है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O मॉलिक्यूल का, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक H2O मॉलिक्यूल बनने में 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट और एक आपका ऑक्सीजन का एलिमेंट है। तो H2O कहीं का भी हो, चाहे आपका पैकेट वाटर का हो, चाहे आपका नॉर्मल टैप वाटर हो या सी वाटर हो या आपका रिवर का वाटर हो, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो ऑलवेज
H2O ही रहने वाला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाले हैं। ये थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको इस पोस्टुलेट को लर्न करने की, अपने माइंड में मगअप करने की जरूरत है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। It can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of independent existence and also show all the properties of that atom. Molecules जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, किस चीज के? एलिमेंट के और एक कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको डाउट हो रहा है कि एलिमेंट के कैसे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी वैलेंसी एक ही होती है। वैलेंसी क्या होती है मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं आप आर्गन की, हीलियम की, तो यहाँ पे ये सिर्फ इनका जो मॉलिक्यूल होता है वो एक ही सिंपल होता है। इनके साथ कोई दूसरा इनके एटम या मॉलिक्यूल नहीं जुड़ते हैं, तो कंपाउंड इनका भी बन सकता है सिंगल सिंगल रहने पर। अगर आप कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे O2 मॉलिक्यूल हो गया और आप H2 मॉलिक्यूल हो गया, CO2 हो गया, ये सारे कंपाउंड भी हैं। और ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, मतलब ये इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये वो सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं जिस भी एटम के ये मिलके बने होते हैं। अ मॉलिक्यूल is in general a group of two or more atom that are chemically bonded together। हमको पता है कि अगर दो या दो से ज्यादा एटम को हम एक फिक्स रेशियो में केमिकली बॉन्ड करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का जनरेशन हो जाता है। अब बॉन्डिंग कैसी होती है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, ये सारी चीजें आप फर्दर सीखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये जानिए कि एक जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो दो या दो से ज्यादा एटम्स को जब हम लोग केमिकली कंबाइन करते हैं तब एक हमारा मॉलिक्यूल मिलके तैयार होता है। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अगर एटम सेम टाइप के हैं तो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम हैं तो उनको भी ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं फिर से, अगर आप H2O की, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनको हमने केमिकल बॉन्डिंग किया है इनके बीच में, तो हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई मॉलिक्यूल के बारे में। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है आपको कि द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया है कि एटॉमिसिटी क्या होती है। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक मॉलिक्यूल को, वो उसका एटॉमिसिटी होता है। इसको हम फर्दर और अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उनकी एटॉमिसिटी के बारे में बताया गया है। उसको हमने पिक्चराइज फॉर्म में भी दिखाया है कि जैसे मैंने वहां पे पहले मॉलिक्यूल वाले में मेंशन किया था कि जो आपका ऑर्गन है वो मोनो एटॉमिक है, मतलब सिर्फ ऑर्गन का एक एटम ही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, तो वो ऑक्सीजन के दो एटम्स को कंबाइन करके बनता है। फिर अगर आप बात कर लेते हैं O3 दैट इज ओजोन, तो यहाँ पे जो इसकी एटॉमिसिटी है वो ट्राई एटॉमिक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के तीन तीन एलिमेंट्स, या मैं बोलूं तीन तीन एटम्स केमिकली बॉन्ड करके ओजोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ओजोन हमारा एक कंपाउंड हो गया। अगर आप बात करते हैं फास्फोरस की, तो जो फास्फोरस होता है वो टेट्रा एटॉमिक होता है, मतलब P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहां पे फास्फोरस के चार एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं। और सिमिलरली अगर बात कर लेते हैं हम लोग सल्फर की, तो जो सल्फर होता है वो S8 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक सल्फर मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स होते हैं। इनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कुछ चीजें मैंने एक टेबल के फॉर्म में मेंशन की हुई हैं, आप उसको देख पा रहे होंगे कि आर्गन और हीलियम है जो है और वो मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक है। डायटॉमिक क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के दो एटम के केमिकली बॉन्डिंग के बाद बन रहा है। सिमिलरली हम देखते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, वो भी डायटॉमिक होते हैं। फिर फास्फोरस की बात की, तो फास्फोरस के चार एटम कंबाइन करके फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो टेट्राटॉमिक हुआ। सल्फर की बात हमने की कि वो 8 एटम उसके कंबाइन होके पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हमारा एक मॉलिक्यूल होता है। ये बात समझ में आ गई। एटॉमिसिटी वाला टर्म अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट
आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल के एलिमेंट होते हैं, अगर वो सेम टाइप के एटम के मिलके बने होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है O2, आप और भी कर सकते हैं, यहाँ पे Cl2 कर सकते हैं, उसके बाद फिर Br2 कर सकते हैं, और भी आप H2 कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कंपाउंड आप देख पा रहे होंगे उनका जो जो एलिमेंट है वो सिमिलर ही है। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element, but this is not the case with most of non-metal। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे आर्गन और हीलियम, वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से मिलके बने होते हैं एलिमेंट के, उनको हम क्या बोल देते हैं कि वो मोनोएटॉमिक होते हैं, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है और नॉन मेटल में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अगर आप बात कर लेते हैं, a molecule of oxygen consists of two atom of oxygen and hence it is known as diatomic molecules। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो होता है उसका एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के, इसलिए क्या हो जाता है उसको हम डायटोमिक बोल देते हैं। और फिर मैंने ओजोन की भी जिक्र की, उसमें तीन एटम ऑक्सीजन के मिलके जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्लियर हुआ सर। अब आगे हम मूव करते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शनल टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के ज्वाइन होते हैं एक साथ में, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनिट होता है, वो फिक्स होता है, तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ पिक्चराइज फॉर्म में भी कि CO2 मॉलिक्यूल जो है इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो केमिकली और फिक्स रेशियो में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का जनरेशन कर रहे हैं। सिमिलरली आप ये भी देख पा रहे हैं कि H2O जो वाटर मॉलिक्यूल आपका है उसमें भी हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम है। ये कभी बदल नहीं सकता, इनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहने वाला है। आप चाहे जो भी वाटर ले लें, चाहे जहाँ की CO2 गैस ले लें। अब अगर आप बात करते हैं कि इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है, इनकी सिमेट्री क्या है, इनका शेप क्या है, अगर बॉन्डिंग है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इनकी वैलेंसी क्या है, ये ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको अभी जानना बाकी है। इस लेवल पे अभी आपको इन सब चीजों की जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आप ये जान जाइए शेप, सिमेट्री, उनकी सिमेट्री क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये सारी टर्म्स आपको जैसे जैसे फर्दर हम क्लासेस अपनी कंटिन्यू करेंगे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे बात किया गया है वाटर की, तो वो कंबाइनिंग एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर आप वाटर की बात करते हैं दैट इज H2O। आपको मास का पता होगा कि हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 U होता है और ऑक्सीजन का 16U होता है। आपके 2 यूनिट हाइड्रोजन का है और एक आपका 16 यूनिट मास जो है ऑक्सीजन का है। तो इनका जो मास का रेशियो आता है, अगर इसको हम कट करते हैं तो निकल के आता है 1:8 का। मतलब अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो होगा उनका 1:8 का होगा। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे NH3 में भी देख पा रहे होंगे कि उनका जो रेशियो बाई मास है वो 14:3 का है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3:8 का है। सिमिलरली ऐसे हम इनका भी रेशियो बाई मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन मेंशन की हुई है कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। आप जितने भी कंपाउंड देखते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते ही होते हैं, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो मॉलिक्यूल है वो भी एक कंपाउंड हो। जैसे कि अगर आप O2 मॉलिक्यूल लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर एक NH3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ले लेते हैं तो ये आपका कंपाउंड भी है और एक मॉलिक्यूल भी है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं। कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज नोन एज आयंस।
जो कंपाउंड होते हैं मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, वो कुछ ना कुछ चार्ज स्पीसीज को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, उनको ही क्या नाम दे दिया गया है, आयंस। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर हम NaCl ले लेते हैं, या एक आयनिक कंपाउंड है, इसको हम ब्रेक करते हैं तो आपको मिल जाता है Na प्लस प्लस Cl माइनस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक मोनोएटॉमिक है, ये भी मोनोएटॉमिक एटम है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। आपको पता है कि कोई भी जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है, वो जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये यहाँ पे हम प्रूफ भी दे सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को निगलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे Na प्लस चार्ज था पॉजिटिव और Cl माइनस चार्ज था नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके न्यूट्रल कंपाउंड आपका बना देते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल आपका आया है, जिसको हम सोडियम आयन बोल रहे हैं, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, उनको हमने नाम दे दिया है कि वो केटायंस होते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, यहाँ पे क्लोरीन आयन आपका नेगेटिवली चार्ज आयन है, उनको हमने बता दिया कि ये एनायंस होते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड, चाहे वो मेटल या नॉन मेटल का बना हुआ होता है, वो चार स्पीसीज को कंटेन करता है, जिसको हम आयन बोलते हैं। जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो केटायन होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं वो एनायन होते हैं। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम जो चार्ज को कैरी करते हैं, उनको हम पॉली एटॉमिक आयन बोल देते हैं। अगर यहाँ पे देखें, कुछ मैं एग्जांपल लूं आपको, तो जैसे Na प्लस है, ये मोनो एटॉमिक आयन है। अगर आपका यहाँ पे Mg ले लूं, दैट इज मैग्नीशियम, इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। और अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं तो इसके ऊपर 3 प्लस का चार्ज होता है। तो ऐसा हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका मोनोएटॉमिक आयन है, डाइएटॉमिक है, ये ट्राइएटॉमिक है। ऐसे ही जो बहुत सारे ग्रुप में चार्ज हो जाते हैं, तो उनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोल देते हैं। NaCl जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया। तो आयन भी मेरी समझ से आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैलेंसी मेंशन की हुई है, मैं आगे आपको वैलेंसी के बारे में बताता हूँ। और यहाँ पे कुछ आयंस के नाम दिए गए हैं, उनके सिंबल के बारे में भी बताया गया है। अगर आप सोडियम को देखते हैं तो ये Na प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है। इनके ऊपर जो चार्ज है वो सिंगल सिंगल है, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 है। अगर आप सिल्वर की बात कर ले और कॉपर की बात कर लें, तो आपका इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज एक सिमिलर ही सिर्फ 1 पाया जाता है। यहाँ पे कॉपर 1 लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड आपके हैं जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब उनके ऊपर चार्ज एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, उनके बारे में। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और आयरन। कॉपर यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है। और जो मैग्नीशियम, कैल्शियम है और जिंक है, ये तीनों क्या हैं, वो +2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वैलेंसी 3 की बात करते हैं, जो एल्यूमिनियम और आयरन, यहाँ आयरन भी है, इसमें भी आयरन है। आयरन +2 में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी एग्जिस्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो चार्ज का वेरिएशन है, वो आप जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ने लगेंगे आगे के क्लासेस में, वहां पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस लेवल पे आपको यहाँ तक ही समझना सफिशिएंट होगा। अगर कुछ हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट की बात करते हैं, तो कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वो +1 चार्ज शो करता है। हाइड्राइड आयन की बात करते हैं तो माइनस चार्ज शो करता है। जितने भी आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आयंस होते हैं, ये सारे के सारे मोनोएटॉमिक आयंस होते हैं। मतलब इनके ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है और इनको हम क्या बोल देते हैं, ये सारे हैलोजेंस होते हैं। अगर आप ऑक्साइड आयन की बात करते हैं तो इनकी वैलेंसी 2 होती है और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 का चार्ज हो जाता है। अगर फिर सल्फाइड की बात करें, ये टर्म ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड। अगर आप पॉलीएटॉमिक आयन में चलेंगे तो यहाँ पे सल्फाइड की भी बात आती है। तो जो सल्फाइड आयन है उस पे -2 चार्ज होता है। और नाइट्राइड की बात आती है तो नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज होता है। अब जैसे अमोनियम आयन है, ये आपका पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर NH4 है और पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपका OH- होता है। नाइट्रेट है, NO3 माइनस चार्ज होता है। कार्बोनेट है, HCO3 माइनस चार्ज होता है। और आपका हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर भी +1 का चार्ज होता है।
अगर हम कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट की बात करते हैं तो CO3 2 माइनस, इनकी वैलेंसी 2 है। सल्फाइट SO3 2 माइनस, वैलेंसी 2 है। सल्फेट SO4 2 माइनस, इनकी वैलेंसी 2 है। अगर फॉस्फेट की बात कर देते हैं तो PO4 3 माइनस, इनका सिंबल होता है और वैलेंसी 3 होती है। चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि मैंने आपको वैलेंसी के बारे में कई बार जिक्र किया इसके पहले। यहाँ पे समझिए कि द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब जो किसी एलिमेंट की एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की पावर होती है वही आपकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी का यूज कहाँ पे होता है सर? तो इसका यूज होता है to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound। मतलब कैसे एक किसी एलिमेंट का एटम कंबाइन करे किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, इसको पता लगाने के लिए हमको वैलेंसी का पता होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे कुछ सिंपल कंपाउंड के फार्मूले आपको बताए गए हैं, वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है HCl का। आप देख रहे हैं कि H का जो वैलेंसी है वो 1 है और Cl का भी वैलेंसी 1 है। अगर इसको हम क्रॉस कर दें, जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो H को दे दें, H की वैलेंसी क्लोरीन को दे दें, तो यहाँ पे तो दोनों के सिमिलर हैं, तो कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा एक कंपाउंड मिलकर तैयार हो जाएगा जिसको हम बोल देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन से मिलके बना होता है और सल्फाइड से मिलके बना होता है। जो वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की वो 1 होती है, सल्फाइड की क्या होती है? 2 होती है। अब मैंने जो ट्रिक बताया कि ट्रांसफर कर देंगे, H को दे देंगे वैलेंसी 2, सल्फर को जो वैलेंसी दे देंगे वो 1 दे देंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? H2S। ठीक है। अगर फिर फर्दर मैं इसको अगर ब्रेक करता हूं, यहाँ पे 2H प्लस हो जाएगा प्लस S2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि सल्फाइड आयन जो होता है उसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, यहाँ पे मेंशन हमने किया हुआ है। अब हमने आपको ये भी बताया है कि कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली न्यूट्रल होते हैं। तो चार्ज बैलेंस देख लीजिए, एक हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक सल्फर के पास 2 नेगेटिव चार्ज है। तो आप बोलेंगे सर ये कहाँ पे बैलेंस हुआ, मतलब न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सामने जो नंबर लिखा हुआ है 2 है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है। अगर हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज तो 2 एटम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। सल्फर का एक ही एटम है लेकिन उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस 2 नेगेटिव चार्ज को निगलेक्ट कर देंगे। जो हमारा कंपाउंड H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार हुआ है वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आप फिर से अगर बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आप देखते हैं तो इसमें एल्यूमिनियम Al है और ऑक्साइड आयन के ऊपर आपको पता है कि -2 का चार्ज होता है, O2 माइनस होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है। ये आप चीज देख पा रहे होंगे। अगर इसको हम फिर से क्रॉस ट्रांसफर कर दें, आप देख पा रहे होंगे ये मिल जाता है फार्मूला हमको Al2O3। मैं फिर से इसको आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ कि जो आपका ये संस्कृत में लिखा हुआ नंबर है वो सामने चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है मैंने पिछले चार्ट में आपको दिखाया था +3 स्टेट में होता है और जो ऑक्साइड आयन होता है वो -2 में होता है। अब चार्ज बैलेंस की बात करते हैं। एक एल्यूमिनियम पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि +3 का चार्ज है तो 2 एल्यूमिनियम पे +6 का चार्ज हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है तो 3 ऑक्सीजन पे 3 इंटू 2 दैट इज -6 चार्ज हो जाएगा। +6 -6 को निगलेक्ट कर देंगे तो जो ये हमारा Al2O3 कंपाउंड है वो न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की भी बात की गई है। कैल्शियम आपका +2 होता है और ऑक्साइड आपका -2 होता है। अगर इनका दूसरों को हम एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं चार्जेस, जो हमारा फार्मूला मिलकर तैयार होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि चार्जेस दो हैं दोनों के अपोजिट और सिमिलर हैं, तो एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं तो CaO बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे फार्मूला भी कैसे लिखते हैं आपने वो भी समझ लिया है, वैलेंसी क्या होती है वो भी अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ दिए गए हुए हैं। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मास होगा वो थ्रू आउट द रिएक्शन हमेशा सेम ही रहने वाला है। उसके मास में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। फॉर एनी सिस्टम क्लोज टू ऑल ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी द मास ऑफ एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम। वही बात मैंने आपको बताई कि अगर किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए आप वहां पे मैटर की एनर्जी, तो आप देखते हैं कि जो मास है सिस्टम का वो हमेशा ओवर द टाइम के लिए हम कांस्टेंट रखते हैं। एज अ सिस्टम ऑफ मास कैन नॉट बी चेंज। ओके, सो द क्वांटिटी कैन नाइदर बी एडेड और रिमूव्ड। मतलब हम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम सिस्टम का जो मास है, ना तो हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना तो कुछ उसमें निकाल सकते हैं। ये बोल देता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मास है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो टाइम के साथ साथ हमेशा कंजर्व रहती है। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा फिजिक्स में कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिमिलरली आप उसको समझ जाइए कि वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। किसी भी सिस्टम में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम उस सिस्टम के मास को ना तो बढ़ा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। वो टाइम के साथ साथ हमेशा मास जो होता है वो कंजर्व रहता है। अब नेक्स्ट लॉ जो है आपका वो बोल रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट के मिलके बने होते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो ऑफ मास में होते हैं। मतलब जो एलिमेंट है उसका जो मास है वो हमेशा फिक्स रहता है। दिस इंप्लाइज दैट एनी प्योर सैंपल ऑफ अ कंपाउंड नो मैटर द सोर्स will always consist the same element that are present in the same ratio by mass। आप कोई कंपाउंड अगर प्योर सैंपल लेके आते हैं, कहीं से भी लेके आते हैं, सोर्स आपको यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि सोर्स क्या है आपका। वो एलिमेंट जो है जिनको आप सैंपल लाए हुए हैं और वो प्योर कंपाउंड है, उसका जो मास का रेशियो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। अगर आप बात कर लेते हैं एनओ मॉलिक्यूल की, यहाँ पे दिखाया गया है एनओ मॉलिक्यूल की, तो जो एन का मास होता है वो होता है 14, और जो ओ का मास होता है वो होता है 16। किसमें? एक एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो 14 और 16 होता है। एक एटम का जो मास है 14 है, एक एटम का जो मास है वो 16 है। ये बात समझ में आई आपको? अगर आप यहाँ पे बात करते हैं H2O का, तो मास हमने पहले ही बताया था कि 1:8 का निकल के आता है ऑलवेज, चाहे जहां पे भी हाइड्रोजन का मास 1 आया था और ऑक्सीजन का 8 आया हुआ था। इसी प्रकार से हम NH3 का भी देख सकते हैं। अगर N का 14 हुआ, हाइड्रोजन का 3 एटम है, तो 3 हो जाएगा, 14:3 का यहाँ पे रेशियो मिल के आता है। तो ये बताता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी कुछ बताया है वो आप इजीली वे में समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसमें हम इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और जो लास्ट पार्ट होगा, दैट इज पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, वो होगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक का आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक्स अ लॉट।